हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स। तो हम लोग देख लिए हैं टेंस को, हम लोग देख लिए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। आज शुरू करने वाले हैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो कौन सा है? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन मैं फिर वही चीज़ दोहराऊंगी कि इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जाओ टेंस का वीडियो देख कर आओ, और उसके बाद फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी वीडियो देख के आओ, उसके बाद ही इस पे आना। क्योंकि हमें टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, एक्टिव पैसिव वॉइस की भी जरूरत पड़ेगी टू फॉर्म द सेंटेंसेस, टू चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब मेरे बच्चों सवाल उठता है कि आखिर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो सुनना गौर से, ध्यान से। डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच ऐसे स्पीच को, यानी कि जब वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर किसे बोलते हैं? तो जो बोल रहा है, तो स्पीकर जो बोल रहा है, जब वर्ड्स ऑफ स्पीकर को हम हु बहू विदाउट एनी चेंजेस एग्जैक्टली सेम वर्ड्स को हम किसी के सामने रखते हैं, बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। वो किस में आएगा? डायरेक्ट स्पीच। मतलब क्या हुआ मैम? मतलब क्या हुआ इसका? तो देखो, जैसे कि तुम अपने क्लासरूम में हो, तुम्हारे कोई टीचर है, टीचर ने तुम्हें बोला है यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। टीचर ने बोला, टीचर इज द स्पीकर, टीचर बोल रहा है यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब वो टीचर चला गया, कोई और आया है, या तुम अपने घर पे गए हो, तुम खुशी से अपने मम्मी पापा भैया दीदी भाई बहन को बता रहे हो, मम्मी सुनो ना, मम्मी पापा सुनो ना पापा, आज मेरे टीचर ने मुझे बोला है दैट आई एम अ गुड स्टूडेंट, है ना? तो ये क्या हो गया? जब तुम स्पीकर के वर्ड्स को बिना चेंज किए यू आर अ गुड स्टूडेंट बोलते, तो वो डायरेक्ट स्पीच। जब तुमने स्पीकर के वर्ड्स को चेंज कर दिया है, यू आर अ गुड स्टूडेंट ना बोल के मेरे टीचर ने बोला कि आई एम अ गुड स्टूडेंट बोला, तो आई एम अ गुड स्टूडेंट किसका एग्जाम्पल हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच का। मतलब कि जब हम स्पीकर के वर्ड्स को हु बहू एग्जैक्टली सेम विदाउट एनी चेंजेस किसी भी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के सामने रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। जब हम स्पीकर के वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ सर्टेन चेंजेस डाल देते हैं, मे बी चेंज हमारे टेंस में हो सकता है, मे बी चेंज हमारे सब्जेक्ट मतलब पर्सन में हो सकता है चेंज, तो कोई भी चेंज अगर हम ला देते हैं तो उसे हम किस में रखते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच में। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर? एक बार फिर से, एक बार फिर से। डायरेक्ट स्पीच किसको बोलेंगे? जब स्पीकर के वर्ड्स को हु बहू सेम टू सेम विदाउट एनी चेंजेस हम बोलेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलेंगे? तो व्हेन वर्ड्स ऑफ स्पीकर को हम चेंज करके बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। इतना क्लियर है? जैसे कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें दिख भी रहा होगा, तुम्हें दिख भी रहा होगा क्या? शी सेड आई एम हैप्पी, वो बोली आई एम हैप्पी, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, देखो टेंस चेंज हो गया, एम से वाज प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, आई था, सब्जेक्ट चेंज होके शी हो गया, तो ये चेंज हुआ। मतलब जब चेंज करके हम बोलेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच, जब विदाउट चेंजेस बोलेंगे तो डायरेक्ट स्पीच होगा। अब हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? तो वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न कि आखिर हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। हाउ डू वी चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट, कैसे हम चेंज करेंगे? इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो बने रहेंगे एंड तक, क्योंकि आप जानते हैं चाहे वो बच्चा 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, 11 12 में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर आगे तुम CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बने रहना है वीडियो के एंड तक। एकदम कुरकुरे चिप्स चाउमीन लेकर बैठेंगे, नाश्ता लेकर बैठेंगे, पानी पीते रहेंगे, थकना मना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो, कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले। कौन सा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को और क्या बोलते हैं? तो नरेशन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को और क्या बोलते हैं?
तो नरेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो नोन एज नरेशन, इसे हम नरेशन भी बोलते हैं। अगर कोई पूछ दे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स। एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस लेते हैं। मोहन सेड सीता प्लेज बैडमिंटन वेल, ये है हमारा सेंटेंस। सीता प्लेज बैडमिंटन वेल। मोहन सेड सीता प्लेज बैडमिंटन वेल। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमा के बाहर वाला पार्ट है, कौन सा, जो हमारा कॉमा के बाहर वाला पार्ट, यानी कि जो मोहन सेड है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब अगर कोई पूछ लिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्टिंग स्पीच, तो बोलेंगे मैम या सर, part of a speech, part of the sentence which remains outside the inverted comma are known as, is known as reporting speech. The part of sentence which remains outside the double inverted comma is known as reporting speech. वैसे part of speech जो कि वैसा part of sentence जो inverted comma के बाहर present होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? reporting speech. Now the next is, ठीक है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोला, तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसे रिपोर्टिंग स्पीच क्यों बोला? क्योंकि ये स्पीकर है, मोहन स्पीकर है, मोहन इज द स्पीकर, मोहन बोल रहा है, इसलिए इसे रिपोर्टिंग स्पीच बोले हैं। यही ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसे रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोला है? क्योंकि मोहन क्या बोला है? तो मोहन बोला है सीता प्लेज बैडमिंटन वेल। मोहन ये बोल चुका है ऑलरेडी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। मतलब अगर कोई पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कहाँ रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट रहता है। और रिपोर्टिंग स्पीच किसे बोलेंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट रहता है, उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उठता है कि ठीक है, फर्स्ट देख लिया, सेकंड देख लिया, लेकिन मैम ने बोला था 4 पार्ट्स हैं, तो थर्ड और फोर्थ पार्ट कौन सा है? तो थर्ड पार्ट हमारा ये हो गया। क्या हो गया? तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होता है, किसका? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। द वर्ब of reporting speech is known as reporting verb। और वहीं पे inverted comma के अंदर, यानी कि reported speech का जो verb होता है, inverted comma के अंदर, यानी कि reported speech का जो verb होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो reported verb बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड वर्ब। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि नरेशन में हमारा 4 पार्ट्स होता है। कौन कौन? द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग स्पीच। किसे बोलेंगे? तो ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट होता है, उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब एंड द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नोन एज रिपोर्टेड वर्ब। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? इतना तो समझ लिए कि पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, जो मेन पार्ट हमारा है, रूल्स पढ़ना। कौन से रूल्स पढ़ना? तो रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कौन से वो रूल्स है जो हमें फॉलो करना है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए? तो पढ़ेंगे फटाफट से। क्या? रूल्स के बारे में। किसके बारे में? रूल्स के बारे में। रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अगर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो वो कौन से रूल्स हैं जिसे वी नीड टू फॉलो? कौन से रूल्स हमें फॉलो करने की जरूरत है? तो सबसे पहला रूल जो हम पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा रूल है? तो रूल ऑफ चेंज ऑफ क्या? पर्सन
टेंस या और क्या, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे रूल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटा रूल हमारा क्या बोलता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ इनडायरेक्ट स्पीच में, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लेकर आओ, तो दैट लेकर आओ। क्या लेकर आओ, दैट लेकर आओ। डायरेक्ट स्पीच में जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में उसी इन्वर्टेड कॉमा को कौन रिप्लेस कर लेता है, तो दैट कर लेता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता है, उसके जगह पे क्या रहता है, दैट रहता है। तो लिखेंगे we use the word that instead of डबल इन्वर्टेड कॉमास, या फिर सिंपली लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास, सिंपली लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास किसमें, इन इनडायरेक्ट स्पीच, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच हम क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के और उसके जगह पे क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। बस इस रूल को भी ध्यान में रखना। एग्जांपल देखेंगे, एकदम पक्का पुक्की समझ में आएगा, एकदम पक्का पुक्की समझ में आएगा। चलो दूसरा रूल हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो दूसरा रूल हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। किसके बारे में, चेंज ऑफ पर्सन के बारे में। चेंज ऑफ किसके बारे में, पर्सन, कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे होगा। अब ये पर्सन क्या है बच्चा, पर्सन इंसान को बदल दिया, नहीं। पर्सन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की बात की जा रही है। प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा है पर्सनल प्रोनाउन 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में कौन आता है, आई और वी आता है। सेकंड में कौन आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में कौन आता है, तो ही शी इट दे आता है। यहाँ पे एक छोटा सा याद रखने के लिए टेबल बनाते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, तो आई और वी। ये इसका सब्जेक्टिव केस है। अगर ऑब्जेक्टिव केस रहा तो क्या रहेगा, मी और अस भी रह सकता है। अगर पॉजिटिव केस रहा तो क्या हो सकता है, माइन और आर और आर्स भी हो सकता है। मतलब ये सारे फर्स्ट पर्सन। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। तो चाहे हमारा सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव, यू ही रहता है। सब्जेक्टिव के लिए भी यू, ऑब्जेक्टिव के लिए भी यू, और हमारा पॉजिटिव के लिए योर भी रहता है और योर्स भी रहता है। ठीक है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, तो ही आता है, शी आता है, इट आता है और दे आता है इन इट्स सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो हिज हो जाता है, हर्स हो जाता है, इट्स हो जाता है, देयर्स हो जाता है, देयर और देयर्स हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो थर्ड पर्सन का रूल है ना, जो थर्ड पर्सन के लिए हम अभी रूल पढ़ने वाले हैं, वो थर्ड पर्सन का रूल इज ऑल्सो वैलिड फॉर नाउन, नेम्स के लिए भी। अगर सब्जेक्ट में हमारा कोई नाम है तो भी वैलिड है। इतना समझ में आया। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा, तो सब्जेक्टिव केस में आई वी, ऑब्जेक्टिव में मी अस और पॉजिटिव में माइन आर आर। सेकंड पर्सन में यू योर योर्स, और थर्ड पर्सन और नेम्स के लिए भी रूल वैलिड है। थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है, ही शी इट दे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव और उसका पॉजिटिव केस आता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं कि रूल है क्या। तो बड़ा इजी सा रूल है, बेटा, SON सन, बेटा। S stands for जल्दी बताएंगे, S stands for subject, O stands for object, N stands for no change। एक काम किया जाए, सब्जेक्ट को इधर लिख दिया जाए, सब्जेक्ट। अब रूल क्या है मैम, SON सन लिख दिया, ऐसे सब्जेक्ट हो गया, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। लेकिन रूल है क्या, रूल ये है कि जो फर्स्ट पर्सन जो होता है, क्या बोला, जो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। जो सेकंड पर्सन हमारा होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। और जो थर्ड पर्सन और नेम्स, थर्ड पर्सन हो या फिर नेम्स हो, उसमें नो चेंज होता है। मतलब रूल क्या हो गया हमारा, ट्रिक क्या हो गया याद रखने के लिए, तो SON 1 2 3, SON बेटा 1 2 3, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, N मीन्स नो चेंज।
subject first person will be changed according to subject, second person will be changed according to object and third person will be changed according to, मतलब no change होगा, वो change होगा ही नहीं third person, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैम ठीक है, ट्रिक तो याद हो गया, SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज, लेकिन ये है क्या, इसका मतलब क्या है, तो देखो और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो क्या मतलब है इसका। तो इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल से समझेंगे, एक एग्जांपल से। पहले रूल लिख लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन will be changed according to the subject, किसके सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो सब्जेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर प्रेजेंट रहता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। एग्जाम्पल अभी देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा, अभी एग्जाम्पल देखेंगे, अभी समझ में आएगा। लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल ले लिया जाए, हमें फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब हम एग्जाम्पल लेंगे, राम सेड आई लाइक डांसिंग, राम ने बोला उसे नाचना पसंद है, उसे डांस करना पसंद है। राम क्या बोल रहा है, उसे डांस करना पसंद है। राम सेड आई लाइक डांसिंग, किसमें है, डायरेक्ट में है, डायरेक्ट का है ये एग्जांपल, डायरेक्ट का, इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट में। क्या सीखा, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन देखो आई है, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो सबसे पहला राम हो गया, सेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद क्या है, आई है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम है। राम कौन है, तो राम लड़का है, मतलब लड़का को डिनोट करने के लिए हम क्या में चेंज करेंगे, तो आई को हम किस में चेंज कर देंगे, ही में। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लाइक किस में हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक्ड डांसिंग। अभी ध्यान मत दो, अभी क्यों लाइक्ड हुआ, पास्ट टेंस में क्यों चला गया, हमें अभी नहीं सीखना, हमें ये नहीं सीखना कि पास्ट टेंस में क्यों गया। यहाँ तक समझ में आया, जो हमें सीखना था कि फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लड़का है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया। राम सेड दैट ही लाइक डांसिंग। रूल नंबर 1 समझ में आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट रखा। रूल नंबर 2 समझ में आ गया कि हमारा अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, अगर यहाँ पे सीता रहती, लड़की रहती, तो यहाँ क्या हो जाता, शी हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। चलो अब इसी बात पे सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल कि अगर सेकंड पर्सन रहा यानी कि अगर यू रहा, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें दो एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले एक रूल और पढ़ लेंगे, रूल नंबर 3। क्या पढ़ेंगे रूल नंबर 3 में, क्या पढ़ने वाले हम लोग रूल नंबर 3 में, जल्दी से देख लेंगे क्या पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 बच्चा, एक रूल हमसे मिस हो गया, एक रूल हम लोगों ने मिस कर दिया जो हमें 2 नंबर में पढ़ लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, 2 में नहीं पढ़े तो 3 में पढ़ेंगे। क्या है हमारा रूल ये है कि ये जो सेड होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, वो सेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड होता है, राम सेड वाला सेड, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेड होता है वो चेंज होता है टोल्ड में। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से होता है वो चेंज होता है टेल में। यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेज होता है वो चेंज होता है टेल्स में। कब चेंज होगा, तो जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा, when object of reporting verb will be present, reporting verb will be present। क्या बोल दिया,
क्या बोल दिया कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है हमारा डायरेक्ट स्पीच में, वो चेंज होगा टोल्ड में, इनडायरेक्ट स्पीच में। जो से है डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होगा टेल में, इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो सेज है डायरेक्ट स्पीच में वो चेंज होगा टेल्स में, इन इनडायरेक्ट स्पीच। कब चेंज होगा? कब चेंज होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट हमारा एब्सेंट है, तो सेड में नो चेंज, सेड में ही रहेगा। से में नो चेंज, से हमारा से में ही रहेगा। सेज में नो चेंज, सेज हमारा सेज में ही रहेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, नो चेंज होगा। डायरेक्ट में भी सेड से सेज ही रहेगा और इनडायरेक्ट में भी सेड से सेज ही रहेगा। कब रहेगा? जब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एब्सेंट रहेगा, जब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एब्सेंट रहेगा। मैम ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया? तो अभी एग्जांपल से देखेंगे, अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। एग्जाम्पल लेते कोई सा भी, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल है राम सेड आई लाइक डांसिंग, आई लाइक डांसिंग। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, सेम एग्जाम्पल है लेकिन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा। राम सेड टू सीता आई लाइक डांसिंग। ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे? तो देखो यहाँ पे सेड हमारा क्या है? वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ भी सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तो सेड टोल्ड में चेंज होगा। मतलब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? राम टोल्ड सीता। ध्यान देना कि अगर ये सेड टू है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है, तो डायरेक्ट स्पीच में टू रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में टू को हम ओमिट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, हम टू को नहीं लिखते हैं। क्या हो जाएगा? राम टोल्ड सीता दैट आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम है, दैट ही लाइक्ड डांसिंग। वहीं पहला वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो जाएगा? राम सेड ही रहेगा। क्यों सेड में ही है? क्यों सेड में है? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। जब ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है तो सेड हमारा सेड में ही रहता है, वो टोल्ड में चेंज नहीं होता है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम है, क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा लाइक्ड डांसिंग। कोई दिक्कत नहीं है, ये रूल समझ में आ गया। मतलब हमारा रूल बेसिकली था क्या कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड, से और सेज, वो चेंज होगा टोल्ड, टेल और टेल्स में, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्यों? कब होगा? जब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगा। लेकिन वही जो हमारा सेड, से और सेज होता है डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब, वो चेंज नहीं होगा। किस में? टोल्ड, टेल और टेल्स में। कब नहीं होगा? जब ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एब्सेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने इस रूल पे, सेकंड पर्सन वाले रूल पे हम वापस आ जाते हैं। तो हमारा रूल क्या था? सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब सेकंड पर्सन जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट पे। मतलब हमें यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे ना। पहला सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दूसरा सेकंड पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, दिक्कत हो जाएगी। कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? तो अभी देखते हैं 2 एग्जांपल, अभी देखेंगे 2 एग्जांपल। क्या है? राम सेड टू सीता यू लाइक डांसिंग। ठीक है, पहला एग्जांपल हमारा ये है। और दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? राम सेड यू लाइक डांसिंग। यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा एब्सेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारा ऑब्जेक्ट सीता प्रेजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। अब ये क्या, कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो ध्यान से देखेंगे। पहला में तो कोई दिक्कत नहीं है, राम ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो सेड टोल्ड में बदलेगा। अभी पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है तो सेड हमारा टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ सेड ना लिख के क्या लिखेंगे? टोल्ड। टू हम दोबारा इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखते, टू को हम ओमिट कर देते, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? सीता। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम क्या लगाते हैं? दैट लगा दिया। दैट
यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है। सीता कौन है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी लाइक डांसिंग। कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, समझ में आया। लेकिन ये सेकंड वन, पहला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, दूसरे में ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, कैसे बनेगा। चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग सेड हमारा सेड में रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। अभी पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। सेड सेड में ही रहता है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगा देंगे दैट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो रूल पढ़ा था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहाँ मिल गया हमें सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ढूंढो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ले, रिपोर्टिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो बच्चा ऐसे केस में कॉमन सेंस यूज करेंगे। यूटिलाइज योर कॉमन सेंस। ऐसे केस में हम सेंटेंस पढ़ के सोचेंगे कि ये सेंटेंस किसके बारे में, किसको बोला जा सकता है। तो यू लाइक डांसिंग, डांसिंग किसे पसंद हो सकता है, लड़का को पसंद हो सकता है, लड़की को पसंद हो सकता है, घर को पसंद नहीं हो सकता है, टेबल चेयर को पसंद नहीं हो सकता है ना, है ना। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स तो डांस नहीं करेगा, लिविंग थिंग्स करेगा, हम लोग करेंगे, ह्यूमंस करेंगे, तो लड़का या लड़की करेगा। तो अकॉर्डिंगली या तो तुम ही रख दो यू की जगह पे, या तो तुम शी रख दो। राम किसको बोलेगा, या तो किसी लड़की को बोल रहा होगा यू लाइक डांसिंग, या फिर किसी लड़के को बोल रहा होगा यू लाइक डांसिंग, है ना। टेबल को तो जाके नहीं बोलेगा हे यू लाइक डांसिंग, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना। तो यहाँ या तो ही रख देंगे या तो शी रख देंगे, लाइक डांसिंग, डांसिंग। समझ में आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। यस मैम एकदम क्लियर। चलो चलो, अब थर्ड रूल हमारा क्या था, चलते हैं तीसरे नंबर वाले रूल पे। तो तीसरा रूल हमारा क्या था, क्या था कि अगर थर्ड पर्सन या किसी का नाम रहेगा, कोई नाम रहेगा, तो क्या होगा, नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल से देखेंगे, अभी देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या लिया जाए। एग्जाम्पल, राम सेड शी लाइक्स डांसिंग, ठीक है। इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, इसे चेंज करना है किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या हो जाएगा, राम, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो सेड में रह गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट ले आए। शी कैसा है, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब शी के जगह शी ही रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। यस मैम आ चुका है समझ में, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सिमिलरली अगर कोई नाम रहा, जैसे शी को हटाओ, यहाँ पे अगर कोई नाम रहता, क्या नाम रहता, सीता नाम रहता, है ना, सीता नाम रहता, तो सीता के जगह सीता ही रहता, सीता लाइक डांसिंग। बस मतलब अगर नाम रहे, अगर कोई थर्ड पर्सन रहे, ही शी इट दे रहे, तो उसमें क्या करते हैं हम, नो चेंज करते। क्या करते हैं, नो चेंज। जो लिखा है डायरेक्ट में वही रहेगा, इनडायरेक्ट में हम लोग कोई चेंज नहीं करते। एक बार फिर से शुरू से पहला रूल क्या पढ़ा कि हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दूसरा रूल क्या पढ़ा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो सेड हमारा टोल्ड में बदलेगा, से हमारा टेल में बदलेगा, सेज हमारा टेल्स में बदलेगा। लेकिन वही अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो सेड हमारा सेड टोल्ड में नहीं बदलेगा, से हमारा टेल में नहीं बदलेगा, सेज हमारा टेल्स में नहीं बदलेगा। सेड ही रह जाएगा, से ही रह जाएगा, और सेज ही रह जाएगा, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 3 हमने क्या पढ़ा, तो रूल नंबर 3 में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ा, मतलब SON 1 2 3 बेटा रूल क्या पढ़ा, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन हो या कोई नेम हो, नाम हो, तो उसमें क्या होगा, नो चेंज। जो डायरेक्ट में है वही इनडायरेक्ट में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ जाता है, तो आई और वी आ जाता है। सेकंड पर्सन में कौन कौन आ जाता है, तो यू आ जाता है। थर्ड पर्सन में कौन आ जाता है, तो ही शी इट और दे आ जाता है। एकदम क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर। क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ तक के लिए, यहाँ तक रूल्स फॉलो कर लोगे। और बच्चा एक चीज ध्यान रखना,
सेंटेंस हमारा इतना हो या सेंटेंस हमारा इतना हो, रूल्स सेम लगेंगे। यही रूल्स लगा के सारे नरेशन के क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे। अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, ग्रामर हो इंग्लिश का या हिंदी का या मैथ्स हो, ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम लोग नाक रगड़ते रह जाएंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। फिर वो जो करते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने में ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला आंसर होगा, यही करना पड़ेगा फिर। और इसमें क्या होता है, जो अच्छा लगता है वो आंसर नहीं होता है, जो नहीं अच्छा लगता है वो आंसर हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करेंगे, तो सारे मिलके साथ में जोश के साथ बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। और अब इसी बात पे हम लोग पढ़ने वाले हैं चौथा रूल हमारा कौन सा होने वाला है, तो चेंज ऑफ टेंस का। कौन सा, चेंज ऑफ टेंस का चौथा रूल हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 4 हमारा क्या होने वाला है, तो चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, अब ये कैसा रूल है, चेंज ऑफ टेंस मतलब अगर प्रेजेंट टेंस है, अगर पास्ट टेंस है, अगर फ्यूचर टेंस है, तो कैसे चेंज होगा, किस टेंस में चेंज होगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस में। अब बच्चा देख लो, देख लो, अगर तुम्हें इसके क्वेश्चंस बनाने हैं तो टेंस क्लियर होना चाहिए, टेंस क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ वॉइस भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा तुम्हें एक्टिव सेंटेंसेस ही मिले, तुम्हें पैसिव सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं। और उसे चेंज करने के लिए यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो चाहे टेंस हो, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, वीडियो जाके देखो, चैनल खोलो, वीडियो देखो, एकदम क्लियर करो और फिर इसके क्वेश्चंस बनाओ, और भी बढ़िया मजा आएगा, एकदम समझ में एकदम मजा आ जाएगा बनाने में, एकदम मजेदार है एकदम। चलो, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि डायरेक्ट में कौन सा टेंस रहेगा और इनडायरेक्ट में कौन सा टेंस रहेगा। इधर हम डायरेक्ट स्पीच और इधर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, स्पीच, है ना, यस। चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर पे, सबसे पहला नंबर पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा, तो मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखना मेरा बच्चा सब, किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट टेंस में। सबसे इजी हमारा प्रेजेंट टेंस ही होता है, प्रेजेंट कुछ नहीं करता है, वो सिंपली प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपली किस में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चला जाएगा। वैसे ही सेकंड 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 लेते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होकर के पास्ट में जाएगा। पास्ट में किस में जाएगा, ये कॉन्टिन्यूअस है ना, तो पास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस में ही जाएगा, मतलब किस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही तीसरा, तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में परफेक्ट है तो पास्ट में भी किस में रहेगा, परफेक्ट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर वही हमारा चौथा है, क्या है, तो चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर रहेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नो मैम कोई दिक्कत नहीं है। कितना इजी है बच्चा, कितना इजी है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज टू सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, present perfect tense will be changed to past perfect tense और present perfect continuous tense will be changed to past perfect continuous tense। जल्दी से समझने के लिए एक एक एग्जांपल ले लेंगे, एक एक एग्जांपल। नोट्स बना रहे हो तो बना लो, स्क्रीनशॉट लेने का मन है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करने का मन है करो, लेकिन पढ़ो, है ना, लेकिन पढ़ो। चलो एग्जांपल देखते हैं, 4 एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर ए, एग्जाम्पल नंबर बी, एग्जाम्पल नंबर सी,
फिर नीचे जगह निकाल लेंगे एग्जाम्पल नंबर डी के लिए, या निकाल ही लेते हैं जगह, है ना, निकाल ही लेते हैं एग्जाम्पल नंबर डी। चलिए देखते हैं, ए में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल लेना है, तो क्या हो जाएगा, राम सेड शी लाइक्स डांसिंग। अभी हमने बहुत बार ये एग्जाम्पल देखा है, बहुत बार, लेकिन समझ नहीं आया था कि प्रेजेंट पास्ट में कैसे चला गया। अभी समझ में आएगा कि प्रेजेंट पास्ट में कैसे गया। तो यहाँ क्या हो गया, राम, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है इसीलिए सेड में हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। शी क्या है, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा शी। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो किसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, किसका, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और अभी पढ़े सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा। मतलब लाइक्स के जगह पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी लाइक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, लाइक्ड, शी लाइक्ड डांसिंग। कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो राम सेड शी इज डांसिंग, ऐसा है हमारा सेंटेंस, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो अभी पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, राम सेड में रह गया क्योंकि ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। शी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, तो क्या हो जाएगा शी। इसके जगह क्या हो जाएगा, जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज डांसिंग। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो राम सेड शी हैज डांस्ड। तो यहाँ पे अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम तो राम ही रहेगा, सेड हमारा सेड में रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा एब्सेंट है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लिखेंगे दैट, शी हमारा थर्ड पर्सन है इसीलिए नो चेंज, शी हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जहां हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, राम शेड दैट शी हैड डांस्ड। कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम। चलो डी नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो क्या होगा, राम सेड शी हैज बीन डांसिंग, तो क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो स्ट्रक्चर किसका है, सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, किसका स्ट्रक्चर होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। और अभी पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट शी हैड बीन डांसिंग। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है, यस मैम, विथ एग्जांपल्स क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस को याद रखने के लिए कि कौन सा पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, इसके लिए भी एक ट्रिक है। 1 विल बी चेंज टू 3, 2 विल बी चेंज टू 4, और 3 और 4 नो चेंज। ये क्या बोला, तो याद बस इतना रखना कि 1 जो हमारा है वो 3 में बदलेगा, 2 जो है हमारा 4 में बदलेगा। इसका मतलब तो देखो, इधर है हमारा डायरेक्ट, इधर है हमारा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट में सबसे पहला नंबर पे जब भी हम टेंस पढ़ते हैं तो 1 नंबर पे हम कौन पढ़ते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। 2 नंबर मतलब किसका बात कर रहा है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 नंबर मतलब किसका बात कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और 4 नंबर मतलब किसका बात कर रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस 1, है ना। 1 किस में बदल रहा है, 3 में। 3 मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। किस में बदलेगा,
पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर आते हैं 2 नंबर पे, 2 नंबर पे 2 किस में बदल रहा है, 4 में। 2 में हम कौन सा पढ़ते हैं, 2 नंबर पे हम कौन सा पढ़ते हैं, तो 2 नंबर पे हम पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा किस में चेंज होगा, तो 4 नंबर में होगा। और 4 नंबर पे हम कौन सा पढ़ते हैं, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। कौन सा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आगे क्वेश्चन आता है, ठीक है मैम 1 का 2 में बदला, सॉरी 1 का 3 में बदला, 2 का 4 में बदला, लेकिन 3 और 4 का क्या, 3 और 4 का क्या, तो 3 में हम कौन सा पढ़ते हैं बच्चा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो नो चेंज। क्या होता है, नो चेंज। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, में ही रहेगा। और चौथा, चौथा हम क्या पढ़ते हैं, तो चौथा हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, तो फिर से नो चेंज, फिर से नो चेंज। मतलब अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। जल्दी जल्दी से एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से जल्दी से। सिंपल पास्ट टेंस किस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में 1 का 3। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 का 4 और 3 और 4, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नो चेंज। क्या हो जाएगा, नो चेंज। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी से एग्जांपल देखेंगे, जल्दी जल्दी से, एकदम जल्दी जल्दी, यस। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 नंबर, फिर से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सब में राम सेट, राम सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं चारों का। सबसे पहले सब में राम को ही उठाते हैं ना, राम नाम सबसे काम का है ना, राम को आम खाना पसंद है ना। चलो आम से क्वेश्चन बनाते हैं, आम से क्वेश्चन बनाते हैं। राम सेड ही लाइक्ड मैंगो, ही लाइक्ड मैंगो। सिंपल पास्ट टेंस था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यस। उसके बाद हमें बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो क्या हो जाएगा, ही इज नहीं, ही वॉज ईटिंग मैंगो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, राम सेड किसमें, परफेक्ट में जाना है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड एट, sorry V3 he had eaten mango, yes। उसके बाद क्या है, हमें चौथा किस में जाना है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना है। राम सेड he had been eating mango। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए पहला नंबर, राम सेड ही लाइक्ड मैंगो, तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट आ गया, ही थर्ड पर्सन, नो चेंज। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही हैड लाइक्ड मैंगो। कोई दिक्कत, नो मैम कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। उसी तरह यहाँ क्या हो गया, राम सेड में रह गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एब्सेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट आ गया। ही हमारा ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। वॉज ईटिंग मैंगो, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में बदल जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4, यानी कि ईटिंग मैंगो। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीसरा नंबर, क्या हो जाएगा, राम ही रहेगा, सेड ही रह गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट आ गया, ही रहेगा। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है, नो चेंज होता है, ठीक है।
आगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और अभी अभी पढ़ा है पास्ट परफेक्ट टेंस में नो चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, ही हैड ईटन मैंगो, मैंगो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो जाएगा, राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ही के जगह ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन, नो चेंज, हैड बीन ईटिंग मैंगो यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नो चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग मैंगो। कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मतलब हमने क्या पढ़ा इसमें पास्ट टेंस में कि अगर सिंपल पास्ट टेंस विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और वहीं अगर पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। और चौथा नंबर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर है तो उसमें भी नो चेंज, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो बच्चा फ्यूचर टेंस में जैसे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में रूल पढ़ा कि ये टेंस रहेगा तो इसमें चेंज होगा, ये टेंस रहेगा तो इसमें चेंज होगा, पढ़ा। लेकिन फ्यूचर टेंस में ऐसा कोई रूल नहीं होता है, ऐसा सच नो रूल होता है। सिंपली सम अदर रूल्स में देखेंगे, सम अदर चेंजेस में देखेंगे, है ना, सिंपली देखेंगे सम अदर चेंजेस में, सम अदर चेंजेस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला साइड जो है हमारा वो डायरेक्ट के लिए है, ये वाला साइड हमारा किसके लिए है, डायरेक्ट के लिए। ये वाला साइड हमारा किसके लिए है, तो इनडायरेक्ट के लिए, इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। शैल किस में चेंज होगा, तो शुड में। विल किस में चेंज होगा, विल किस में चेंज होगा, तो उड में। लेकिन वही अगर शुड ही रहा डायरेक्ट स्पीच में तो फिर से नो चेंज। लेकिन वही अगर उड ही रहा डायरेक्ट स्पीच में तो फिर से नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। बस फ्यूचर टेंस का इतना ही, फ्यूचर टेंस का इतना ही। लेकिन इसके अलावा भी और भी चेंजेस होते हैं, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नोट डाउन करते जाओगे मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा मेरा, दुलारा बच्चा, नोट डाउन करते जाएंगे, मैम को तंग नहीं करेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। टुडे दिस किस में चेंज होगा, दिस किस में, दैट में, किस में, दैट में। दीज किस में चेंज होगा, दीज किस में, तो दोज में, दोज में। लेकिन वही अगर इधर ही दीज रहा, दीज नहीं, दैट रहा और दोज रहा तो फिर से इन दोनों के लिए नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा, अगर टुडे रहा किस में चेंज होगा, तो दैट डे में, किस में चेंज होगा, दैट डे में। अगर टुमारो रहा किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। या फिर और क्या लिख सकते हैं, तो द फॉलोइंग डे लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे। अगर अगो रहा तो किस में चेंज होगा, बिफोर में, किस में, बिफोर में। अगर और क्या रह सकता है, यस्टरडे रहा तो किस में चेंज होगा, द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे में। अगर सो रहा तो किस में चेंज होगा, देन में, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ भी किस में चेंज होगा, देन में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह अगर और ले लेते हैं, जैसे लास्ट वीक रहा, मंथ रहा या ईयर रहा, अगर ऐसा कुछ रहा किस में चेंज होगा, द प्रीवियस वीक, मंथ या ईयर में चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो मैम कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद और क्या रहेगा, तो और रह सकता है
नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, वीक या ईयर ऐसा कुछ रहा तो किस में चेंज होगा? द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग मंथ, मंथ, ईयर, ईयर या वीक में चेंज होगा, या फिर वीक में चेंज होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट किस में चेंज होगा? मस्ट किस में? तो हैड टू में चेंज हो जाता है। किस में? हैड टू में चेंज हो जाता है। मस्ट किस में चेंज हो जाता है? हैड टू में चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है सबको? यस, सबको समझ में आ रहा है। ये सारे चेंजेस क्या है? हमें याद रखने वाले चेंजेस हैं। कौन से? ये सारे चेंजेस हमें याद रखने पड़ते हैं। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मतलब जो हमारे रूल्स थे फॉर चेंजिंग ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, तो हमारे रूल्स हो चुके हैं समाप्त फॉर असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस हो या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो, मतलब असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव बोलते हैं, सेंटेंस चैप्टर में भी हैव स्टडीड। तो वो सारे सेंटेंसेस तो इतना से कवर अप हो जाएंगे। दिस मेनी रूल्स आर मोर देन इनफ, है ना, है ना। इंट्रोगेटिव रहा तो भी ये रूल्स फॉलो होंगे, एक्सक्लेमेटरी रहा तो भी फॉलो होंगे, इंपरेटिव रहा तो भी फॉलो होंगे, लेकिन 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 थोड़े थोड़े से बदलाव आ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से ये 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम लोग कवर अप कर लेंगे। एकदम फटाफट से हम लोग ये 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कवर अप कर लेंगे कि ये तीनों टाइप ऑफ सेंटेंस रहेगा तो हम कैसे चेंज करने वाले हैं। थक गए? थक गए? कोई बात नहीं, पानी पियेंगे और बने रहेंगे, पानी पियेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, बने रहेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं किसका? सबसे पहले इंट्रोगेटिव से शुरुआत करते हैं। किससे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है हमारे डायरेक्ट स्पीच में, तो वो इनडायरेक्ट में किस में चेंज होंगे? अगर डायरेक्ट में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इनडायरेक्ट में वो किस में चेंज होंगे? जल्दी से एग्जांपल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। पहले वो सेंटेंसेस जिसमें हम यस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे वो सेंटेंसेस जिसमें हमें पूरा आंसर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछ रहा है, कोई तुमसे समवन इज आस्किंग यू व्हाट इज योर नेम, तो हम लोग, कोई हमसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, मैं बोली यस, नो। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। नाम बताना पड़ेगा ना कि माय नेम इज फलना, माय नेम इज चिलना, बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना। अच्छा नहीं लगेगा यस नो। मतलब ये कैसे हो गए? तो WS टाइप क्वेश्चन हो गए। दूसरा हमारा कौन सा आता है? तो यस नो टाइप क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल समवन इज आस्किंग यू Isn't your favorite subject maths? Is maths your favorite subject? क्या maths तुम्हारा favorite subject है? तो बोलेंगे yes है, या फिर बोलेंगे no नहीं है। मतलब yes या no में रिप्लाई कर सकते हैं। These questions are known as yes no type questions। तो ऐसे questions जिसका जवाब हम yes या no, हाँ या ना में दे सकते हैं, those questions या such types of questions are known as yes no type questions। और पहला हमारा कौन सा हो गया? तो WS type of questions। फटाफट से दोनों को देखेंगे with example। तो सबसे पहले बात करते हैं WH type of questions। WH type of questions इसमें कैसे चेंज करेंगे? इसमें कैसे चेंज करेंगे मेरा बच्चा? तो WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होता है ना, उसमें हम दैट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट WH वर्ड से शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, ज्यादा बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, यस मैम, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, राम sat to Geeta, do you like dancing? नहीं 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 नहीं, ये तो yes no टाइप हो गया, WH लेना है। Where do you live? Where do you live? कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा फटाक से इसको चेंज करेंगे और रूल्स को समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव है ना, तो राम ही रहेगा। सेड के जगह पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में हम आस्क वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सेड के जगह पे हम क्या यूज करते हैं? आस्क्ड, या फिर इंटरोगेटेड, या फिर और क्या यूज करते हैं? तो एनक्वायर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एनक्वायर्ड। तो क्या लिखेंगे? राम आस्क्ड। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हमने रूल क्या पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम दैट नहीं लगाते, सीधा WH वर्ड लिखते हैं। राम आस्क्ड व्हाट। अभी पढ़ा है प्रेजेंट किसमें? पास्ट में बदलेगा, मतलब इसकी जगह किसको? वॉज को रखेंगे। व्हाट वॉज
योर है, योर कैसा है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो पढ़ा था अपने मन से। राम नाम किससे पूछेगा, या तो किसी लड़का से या किसी लड़की से, तो या तो हम हिज लिखेंगे या फिर हर लिखेंगे, हर नेम। लास्ट में हम फुल स्टॉप रखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हो गया, सबसे पहला जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके जगह पे हम आस्क्ड, इंट्रोगेटेड या फिर इंक्वायर्ड रखते हैं, सेड या टोल्ड हम नहीं यूज करते हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा रूल कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट नहीं लिखते हैं, सीधा WH वर्ड से ही शुरू करते हैं, बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है। पर्सन को चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे जैसे हमने पढ़ा है, बस चेंज क्या हुआ कि सेड जो हमने पढ़ा था वहां आस्क्ड आ गया, और जो हमने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट पढ़ा था हम दैट को नहीं रखते, सीधा WH से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा राम, राम फिर से आस्क्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, सॉरी सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड। यहाँ पे हमने रूल में पढ़ा था कि अगर सेड टू गीता रहता है तो टोल्ड गीता, टू को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ भी हम टू को नहीं लिखेंगे, सीधा गीता लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट नहीं लिखेंगे, सीधा WH वर्ड लिखेंगे। वेयर लिखेंगे, वेयर डू यू लिव है तो ये प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट किस में जाता है, तो पास्ट में जाता है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डिड। यू है सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गीता है, गीता कौन है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा, शी लिव। लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं डालते हैं, हमेशा याद रखना कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, कभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क या क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं होगा, नहीं होगा। या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म, या हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म, कौन सा, WH टाइप, WH टाइप। अभी दूसरा वाला यस नो टाइप बचा हुआ है, यस नो टाइम बचा हुआ है, जल्दी से देखेंगे मैम, जल्दी बता दो मैम, जल्दी बता दो, बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, बड़ा इजी भी लग रहा है। तो यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसका क्या रूल्स है बच्चा, इसका क्या रूल्स है, तो सबसे पहला वाला तो सेम ही है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला, सेड या टोल्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आस्क्ड, इंट्रोगेटेड, इंक्वायर्ड जैसे वर्ड्स को हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल ले लिया जाए, यस, एग्जाम्पल क्या लिया जाए, यस। Ram said, do you live in Patna? Do you live in Patna? Patna, ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, है ना। Ram said to Geeta, Geeta is black your favorite color, is black your favorite color, कोई दिक्कत नहीं है, यस मैम कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको अब चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, यस नो टाइप क्वेश्चन है। कैसे हमें पता चल रहा है कि यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो देखो, डू यू लिव इन पटना, कोई तुमसे पूछेगा क्या तुम पटना में रहते हो, तो अगर रहते हो तो हाँ बोलोगे, नहीं रहते हो तो ना बोलोगे। यू कैन रिप्लाई दिस क्वेश्चन इन यस और नो, मतलब ये कैसे है, यस नो टाइप क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या ब्लैक तुम्हारा फेवरेट कलर है, तो तुम या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे। अगर ब्लैक फेवरेट है तो हाँ बोलोगे, नहीं है तो ना बोलोगे, है ना। मतलब ये कैसा है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, बिकॉज यू कैन रिप्लाई इन ईदर यस और नो। तो जल्दी से इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। राम तो राम ही रहा, अभी पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव में सेड के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, आस्क्ड यूज करते हैं। तो राम आस्क्ड क्या हो जाएगा, इफ। यहाँ पे जहां हम दैट लगाते थे वहां हम क्या यूज करते हैं, तो दैट के जगह पे, जहां हम दैट लगाते थे वहां दैट के जगह पे या तो हम इफ लिखेंगे या तो हम WHETHER वेदर लिखेंगे, या तो हम इफ लिखेंगे या फिर हम वेदर लिखेंगे। कहाँ पे, तो दैट के जगह पे, दैट के जगह पे। तो क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड इफ। अब क्या करेंगे बच्चा, तो ये वाला जो है, जो सब्जेक्ट है उसको पहले, उसके बाद हम ऑक्सिलरी को रखेंगे। पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, तो यू हमारा कैसा है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है तो या तो लड़का या तो लड़की, तो क्या हो जाएगा, वेदर शी या फिर ही लीव्स इन पटना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सेंटेंस को हमें असर्टिव बना देना है, अब क्वेश्चन नहीं रखना है। ऑक्सिलरी अगर पहले रख रहे हैं मतलब क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन
नहीं बनाना है। लेकिन लेकिन ये प्रेजेंट में था तो ये किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, मतलब यहाँ लीव्स नहीं लीव्ड होगा। वेदर शी लिव्ड इन पटना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे राम सेड के जगह आस्क्ड, टू नहीं लिखाता है, ओमिट होता है। गीता गीता, इफ या वेदर वेदर वेदर। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ब्लैक, वेदर ब्लैक ब्लैक। वॉज, इस किस में चेंज होगा, वॉज में। योर सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट गीता, गीता लड़की है, क्या हो जाएगा, हर हर फेवरेट फेवरेट कलर कलर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब याद रखने वाली बात क्या है, ये तो हमने सीख ही लिया कि सेट के जगह आस्क्ड होगा। दूसरा याद रखने वाली बात क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर रखते हैं। और तीसरा याद रखने वाली बात क्या है कि इसको अब क्वेश्चन नहीं रखेंगे, अब इसको असर्टिव, इसको एक स्टेटमेंट बना देंगे। मतलब पहले सब्जेक्ट बाद में ऑक्सिलरी आएगा, पहले सब्जेक्ट बाद में ऑक्सिलरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है समाप्त समाप्त। अब चलिए देखते हैं किसको, तो एक्सक्लामेटरी को देखते हैं, एक्सक्लामेटरी को देखते हैं। किसको, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को देख लेते हैं जल्दी से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस अगर रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, तो एग्जाम्पल से ही देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहले वो सेंटेंस जिसमें एक्सक्लामेटरी मार्क रहता है, और दूसरे वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी मार्क मतलब कि एक्सक्लामेटरी वर्ड इंटरजेक्शंस रहता है, और दूसरे वो टाइप ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जिसमें इंटरजेक्शंस नहीं रहता। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस जिसमें इंटरजेक्शंस यानी कि वाव, हुर्रे, ओहो, आह, अल्लाह जैसे वर्ड्स रहते हैं, और दूसरे वो सेंटेंसेस जिसमें इंटरजेक्शंस हमारे नहीं रहते। फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो दोनों को देखेंगे, पहले इंटरजेक्शंस वाले, बाद में विदाउट इंटरजेक्शंस वाले। एग्जांपल लिखते हैं, राम सेड ब्रावो ब्रावो, यू पास्ट कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, राम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। अब देखो बच्चा ध्यान से, जैसे कि इंट्रोगेटिव में हम सेड के जगह पे आस्क्ड, इंट्रोगेटेड, इंक्वायर्ड जैसे वर्ड्स यूज कर रहे थे, तो इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में सेड के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन से वर्ड्स, तो एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे। एक्सक्लेम्ड, अब कैसे, तो खुशी के साथ बोल रहा है ना, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी के साथ बोल रहा है तो जॉय, या एक्सक्लेम्ड विथ एक्साइटमेंट। दुख के साथ अगर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ पेन है ना। अगर शॉक में बोल रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ शॉक, या अगर सरप्राइज में बोल रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट आएगा। अब ये जो इंटरजेक्शन होता है ना, इसको इसमें नहीं लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरजेक्शन नहीं लिखते हैं। क्या हो जाएगा, दैट। यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, मतलब लड़का या लड़की। दैट शी या ही। पास्ट है, V2 है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस किस में बदलता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, यानी कि क्या हो जाएगा, शी हैड पास्ट। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस, राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब ये जो व्हाट है वो किसके लिए है, हाउस के लिए ही है। तो क्या लिखेंगे, हाउस के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, तो इट। नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन, तो इट यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस। मतलब क्या किया, ये जो सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस,
उसको हम किस में चेंज कर देंगे, तो असर्टिव में चेंज कर देंगे। किस में, असर्टिव में चेंज कर देंगे और टेंस पर्सन को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करके लिख देंगे। हमारा चेंज, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, हो गया, यस मैम इतना ही हो गया। थोड़ा सा मुश्किल होगा बच्चा, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में, बाद में, लाइव क्लास में, एक्सेट्रा में ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। और इससे भी बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग घर पे भी बनाइए और लाइव क्लास में हम लोग तो हैं ही, मैं तो हूँ ही आपके साथ, तो हम लोग यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे बोलते हैं बच्चा, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जो ऑर्डर, कमांड, सजेस्ट, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा को शो करता है, शो करता है। तो अगर यहाँ भी हम सेड नहीं यूज करते हैं, सेड के जगह पे हम क्या यूज करते हैं, अगर ऑर्डर है तो हम लिखते हैं ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ठीक है। अगर कमांड है तो हम लिखते हैं कमांडेड, कमांडेड। अगर रिक्वेस्ट है तो हम लिखते हैं रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। और क्या है, अगर सजेशन है तो हम लिखते हैं सजेस्टेड, सजेस्टेड। अगर अगर एडवाइस है तो हम लिखते हैं एडवाइस्ड, एडवाइस्ड। कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ड तो समझ में आ गया, लेकिन मैम इसे यूज कैसे करेंगे, तो अभी एग्जांपल देखेंगे एकदम फटाफट से। एक एग्जांपल यहाँ, एक एग्जांपल यहाँ, जल्दी से देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम सेड क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, है ना, क्लोज द डोर। तो राम सेड क्लोज द डोर, ये क्या है, ऑर्डर है ना, तो क्या लिखेंगे, राम ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। सेड के जगह पे क्या, ऑर्डर्ड, राम ऑर्डर्ड। अब आगे क्या लिखेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम टू लिखते हैं, किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। क्या लिखेंगे, राम ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, राम said please give me a glass of water, please give me a glass of water, glass of water। ठीक है। राम said please give me a glass of water, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, राम क्या है, प्लीज लगा हुआ है, मतलब रिक्वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। टू इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू। अब ये जो प्लीज है बच्चा, उसको दोबारा यहाँ नहीं लिखते हैं, ये प्लीज आया ही था ये बताने के लिए कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, प्लीज दोबारा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम रिक्वेस्टेड टू गिव मी, क्या है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लड़का है, तो क्या हो जाएगा, हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह एडवाइस रहा तो एडवाइस्ड, सजेशन रहा तो सजेस्टेड, कमांड रहा तो कमांडेड, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है समाप्त। सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स एंड एग्जांपल्स के साथ वी हैव फिनिश्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच विद दीज स्टेटमेंट्स। इन सारे लास्ट वर्ड्स के साथ, विद लास्ट स्टेटमेंट, विद लास्ट सेंटेंसेस, विद लास्ट एग्जांपल्स, हमने इस चैप्टर को वन शॉट वीडियो में कवर अप कर लिया है। अभी भी जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है या टेंस और वॉइस नहीं देखे हो, मेरा आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है बच्चा, प्लीज एक बार जाके देखो और उसको समझो। पहले वो देखो, उसको क्लियर करो और फिर यहाँ आना, ये चैप्टर और भी ज़्यादा अच्छे से एकदम क्लियर होगा।
और बच्चा देखो, ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम उतना ज़्यादा एकदम बिना डरे फियर फ्री हो जाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन बताओगे। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे पास उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो मैं इतना बोलूँगी बस एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये जो चैप्टर है, ये जो नरेशन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि ये हमसे बने ना, बहुत आसान है। तो इसको वीडियो को देखेंगे एक बार, दो बार, चार बार देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, रूल्स याद रखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को बनाएंगे। और जो नहीं बनेगा, मैं आपकी इंग्लिश की टीचर आपके साथ हूँ, हमेशा साथ हूँ। अपने डाउट्स फेंको, आंसर पाओ। ओके, थैंक यू। यहीं पे होता है आज का हमारा वन शॉट खत्म। बाय बाय।